हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारे विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का अभ्यास डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे प्रश्न होंगे वो प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 होंगे। प्रश्न नंबर 4 हमें क्या कहता है, क्या होगा यदि हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और उसमें हमें बताना है कि अगर ऐसा होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या होगा। हम वृक्षों की कटाई करते हैं। जो पहला पार्ट है वो हमसे क्या पूछ रहा है, यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। यदि हम वृक्षों की कटाई लगातार इसी तरह से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। यानी कि क्या कहना चाहता है कि अगर हम लगातार वनों को काटते चले जाएंगे तो लगातार काटने से क्या होगा, थोड़े समय के बाद ऐसा समय आएगा जब लगभग हमारे जो सारे के सारे वन क्षेत्र है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। और अगर हम वनोन्मूलन करते चले जाएंगे, वनों को काटते जाएंगे, उनको खराब करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा पृथ्वी का स्तर है यानी कि पृथ्वी है उसका जो तापमान है, उसका जो प्रदूषण का स्तर है वो क्या होगा, लगभग हर रोज क्या करेगा, वृद्धि करता जाएगा। यानी कि तापमान भी बढ़ता जाएगा और प्रदूषण भी बढ़ता जाएगा। इससे भौम जल स्तर यानी कि जो भूमि का जो जल स्तर है वो भी क्या होगा, नीचे गिरता जाता है। अगर वनोन्मूलन होगा तो जो भूमि का जल स्तर होगा वो जल स्तर भी क्या करता है, नीचे गिरता चला जाएगा, जिससे हमें पानी की कमी हो जाएगी। वनोन्मूलन से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है। जो वनोन्मूलन अगर होता है तो उससे क्या होगा, वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे वायुमंडल में है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ जाएगी, जिससे प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। इससे क्या होगा, जो हमारा प्रकृति का जो संतुलन है वो संतुलन क्या करेगा, प्रभावित हो जाएगा, बदल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वनोन्मूलन से वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। जो वनोन्मूलन करने से क्या होगा, जो हमारी वर्षा है वो भी कम हो जाएगी, यानी कि बारिश कम आएगी। और जो भूमि की उर्वरता है यानी कि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो उपजाऊ शक्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें भी कमी आ जाती है। तथा बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। और क्या होगा, अगर वनोन्मूलन होगा तो या तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी जिसके कारण क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, या तो इतनी कम बारिश होगी कि सूखा पड़ जाएगा। तो वनोन्मूलन के कारण हमें बाढ़ एवं सूखे जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इनका सामना भी हमें करना पड़ेगा। ख पार्ट, किसी जंतु का आवास बाधित हो, तो अगर हम किसी जंतु का आवास बाधित करते हैं तो उससे क्या होगा, ये हमें बताना है। यदि किसी वस्तु का आवास बाधित हो तो उस जंतु के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। मान लो ये कोई है, ये क्या है, किसी जंतु का, किसी जीव जंतु का क्या है, ये आवास है। और अगर हम इसके आवास को ही खत्म कर देंगे तो उस जीव जंतु को रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो वो इधर उधर भागता फिरेगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो उनका जीवन है वो खतरे में आ जाता है, क्योंकि जो बाहर जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इनको मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास आवास है नहीं छुपने के लिए। तो ये क्या होगा, लोग इनको लगातार मारते चले जाएंगे और इससे क्या होगा, एक दिन इनका अस्तित्व क्या होगा, लगभग खत्म हो जाएगा। तो किसी जीव जंतु का अगर आवास बाधित होता है तो उसका अस्तित्व जो होता है, उसका जीवन जो होता है वो क्या हो जाता है, खतरे में आ जाता है। तो अगला क्या है हमारा, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। अगर हमारी मिट्टी है, उस मिट्टी की अगर ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो उससे क्या होगा। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लग जाएंगी। यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसकी जो ऊपरी परत होती है, जो कि उपजाऊ होती है, अगर वो अनावृत हो जाएगी, वो वहाँ से हट जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, उस मिट्टी के वहाँ से हट जाने से जो उस मिट्टी के नीचे जो कठोर चट्टान होती है वो कठोर चट्टान क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाहर दिखाने देने लग जाएगी। इससे मृदा में हुमस की मात्रा में कमी आ जाती है। इससे क्या होगा, जो ऊपर की मिट्टी थी वो उड़ जाती है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बाहर आ जाएगा। और वो सूर्य की किरणों के कारण क्या होगा, वो उसके अंदर जो हुमस थी, जो गीलापन था, जो नमी थी, वो नमी क्या होगी, धीरे धीरे सूख जाएगी और क्या हो जाएगा, वहाँ पे लगभग हुमस की मात्रा खत्म और सूखे की मात्रा बढ़ जाएगी तथा इसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। और अगर मिट्टी का ऊपरी हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा उर्वर होता है, अगर वही खत्म हो जाएगा तो उर्वरता उसकी अपने आप ही खत्म
हो जाएगी। धीरे धीरे भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होने लगती है और अगर किसी मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, मरुस्थल के समान हो जाती है। मतलब वो ऐसी मिट्टी हो जाती है जिसमें कोई उपजाऊपन नहीं होता। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं और ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, संक्षेप में उत्तर देना है जी जो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है उनके। क पाठ ये हमसे क्या पूछता है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता यानी कि जीवों की विविधता, यानी कि जीव कोई एक प्रकार का नहीं होता, अलग अलग तरह के जीव होते हैं। तो जो जैव विविधता है उसका संरक्षण, उसका बचाव, उसको सुरक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों उसको सुरक्षा में देनी चाहिए। हमें जैव विविधता को बचाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो जीवों की विविधता है उसको हमें बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्योंकि सारे के सारे जीव जंतु क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इससे ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व संभव है। और इसी कारण, क्योंकि जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इसी कारण क्या है, जो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो जीवन संभव है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रहता है। और जो जैव विविधता है इसके कारण ही क्या है, जो पृथ्वी के ऊपर जो संतुलन बना हुआ है वो संतुलन क्या है, लगातार बना रहेगा। लेकिन अगर किसी भी जीव के लिए कोई भी खतरा आता है तो जो पृथ्वी के ऊपर जो संतुलन है वो क्या है, बना नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्रश्न नंबर ख पाठ क्या कहता है, ख पाठ हमसे कहना चाहता है संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। यानी कि हमसे क्या पूछना चाहता है कि जो संरक्षित वन क्या करें, जो संरक्षित वन हम बना रहे हैं जीवों की सुरक्षा के लिए, वो संरक्षित वन भी आजकल क्या है, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं दे पा रहे। क्यों, क्या है इसका रीज़न, ये हमसे जानना चाहता है। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ये जो संरक्षित वन है ये क्या है, पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए चोरी छिपे इन वनों में संरक्षित प्राणियों का शिकार करते हैं। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, चोरी छिपे इन जीवों के ऊपर हमला करते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको मार देते हैं। वह वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, वो कभी कभी वनों का अतिक्रमण भी कर देते हैं, मतलब वनों में आग लगा देते हैं, वनों की कटाई करने लग जाते हैं। वनों में आग लगाने से भी क्या होता है, जीव जंतु मर जाते हैं। अतिक्रमण करने से क्या होगा, उनका आवास खत्म हो जाएगा। अगर आवास खत्म होगा तो वन्य जो जीव जंतु वो इधर उधर भागेंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संरक्षित वन है वो बनाने के बाद भी आजकल वे पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं, जीव जंतु जो कि वहाँ पे रहते हैं। ग पाठ क्या कह रहा है, कुछ आदिवासी इन वनों यानी कि जो ये जंगल है इन पर निर्भर करते हैं। यानी कि कुछ आदिवासी जो है पूर्ण रूप से इन वनों पर, इन जंगलों पर निर्भर करते हैं। क्यों करते हैं ये हमें बताना है। आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो या तो वनों के अंदर रहते हैं या वनों के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। यानी कि जो ये लोग होते हैं इनकी जो भी आवश्यकता होती है, चाहे खाने की है, पहनने की है, कुछ काम करने की है, पूर्ण रूप से क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ों का उत्पादन ये वनों में ही करते हैं, वनों से ही करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं जो वनों में रहते हैं या जो वनों के आसपास रहते हैं वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर करते हैं। क्योंकि बाहर के क्षेत्रों में जाना उनको क्या लगता है, उनको अपने लिए हानिकारक लगता है, इसलिए वो सारे के सारे काम वनों से ही करते हैं। घ पाठ है कि वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव बताओ। यानी कि जो वनोन्मूलन होता है उसके क्या कारण है, क्यों हम वनोन्मूलन करते हैं और उसके जो प्रभाव होते हैं वो प्रभाव क्या होते हैं। यानी वनोन्मूलन के कारण जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव क्या होगा। वनोन्मूलन के कारण किस वजह से हम वनोन्मूलन करते हैं। नंबर 1, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। हमें कृषि करनी होती है और कृषि करने के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए होती है। तो भूमि प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वनों को काटते हैं और अपने लिए जगह तैयार करते हैं। फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। यानी कि जब फर्नीचर हमें बनाना होता है वो फर्नीचर हम किससे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, इसलिए भी हम वन काटते हैं। और ईंधन के रूप में भी हम क्या करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं, इसलिए भी हम वनों को काटते हैं। पशुओं के द्वारा वनों का अतिचारण। पशु जो होते हैं वो क्या करते हैं, वनों का बहुत ज़्यादा
अतिचारण करते हैं, बहुत ज़्यादा चरते हैं और अपने पैरों से भी उसको खराब कर देते हैं। तो ये थे हमारे वनोन्मूलन के कारण। अब इन वनोन्मूलन के कारण जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि। वनोन्मूलन के कारण सबसे ज़्यादा तो क्या होता है, जो पृथ्वी का ताप होता है, जो तापमान होता है वो क्या करता है, वृद्धि करता जाता है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्व उष्णन कहते हैं। दूसरा इसके कारण क्या होता है, भौम जल स्तर में कमी, यानी कि जो भूमि का जो जल स्तर होता है, जो पानी का स्तर होता है, वो जल स्तर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है। और यहाँ पे जो हमें पानी मिल रहा था वो पानी मिलना हमें बंद हो जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अंगह पाठ रेड डाटा पुस्तक क्या है, यानी कि एक पुस्तक का नाम है रेड डाटा। तो ये जो रेड डाटा है ये पुस्तक क्या है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि ये एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें जो हमारे संकटापन स्पीशीज हैं, जिनके ऊपर की संकट आया हुआ है, इनसे संबंधित सारे के सारे रिकॉर्ड हम इस रेड डाटा पुस्तक के अंदर रखते हैं। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे जीव जंतु होते हैं और इनसे अलग जो दूसरे स्पीसीज होते हैं, उन सब के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। इनके अंदर दिया हुआ होता है कि किसकी संख्या कितनी थी, अब कितनी बची हुई है और दिन प्रतिदिन कितनी कम होती जा रही है। तो सारा का सारा रिकॉर्ड हमें रेड डाटा पुस्तक के अंदर मिलता है। च पाठ क्या कहता है, प्रवास से आप क्या समझते हैं, यानी कि एक शब्द है प्रवास। इस प्रवास से आप क्या समझते हो, क्या जानते हो। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में प्रति वर्ष विशेष अवधि में प्रजनन हेतु चले जाना, यानी कि प्रवास एक ऐसी परिघटना होती है, उसमें क्या करता है, एक स्पीसीज अपना आवास छोड़ के किसी दूसरे आवास में चला जाता है हर वर्ष। क्यों चला जाता है, प्रजनन के लिए, यानी कि वो जो अपना प्रजनन करना चाहता है उसके लिए वो अपना आवास छोड़ के किसी दूसरे आवास में चला जाता है। और इसका कारण होता है जो वायुमंडल के अंदर जो बदलाव आते हैं उसके कारण वो अपना आवास छोड़ के दूसरे आवास में चले जाते हैं। तो अपना आवास छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और ये किसके लिए करते हैं, प्रजनन हेतु इनका ये चलन होता है, प्रजनन के लिए ये जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की पूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, यानी कि हम फैक्ट्रियों में, मतलब फैक्ट्रियों की मांग, यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर जो सामान है और अपनी 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 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या करते जा रहे हैं, वनों को दिन प्रतिदिन काटते जा रहे हैं। क्या इन प्रयोजनाओं के लिए वनों की कटाई न्याय संगत है, क्या हम जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए वनों को काटना क्या न्याय संगत है, क्या सही है, इन पर चर्चा कीजिए। हमें इस पर चर्चा करनी है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए और एक छोटी सी रिपोर्ट हमें इसके ऊपर तैयार करनी है। फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की पूर्ति के लिए वनों की अनवरत कटाई हो रही है, यह न्याय संगत नहीं है। मतलब जो हम वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं ताकि हमारे उद्योगों में जो कमी है वो कमी लकड़ी की ना आए, तो ये न्याय संगत नहीं है, ये सही नहीं है। क्योंकि वन हमारी अमूल्य धरोहर है, क्योंकि वन जो है वो हमारी अमूल्य धरोहर है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जो भी हमारे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं, उन प्रकृति के संसाधनों में वन जो है वो एक संसाधन है जो कि बहुत ज़्यादा अमूल्य है। इसलिए हमें इन्हें संरक्षित करना चाहिए। यही कारण है कि क्योंकि ये प्राकृतिक हैं, इसलिए हमें इन्हें क्या करना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। वन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और क्या है, क्योंकि वन बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक हैं। वायु में जो CO2 गैस होती है और जो O2 गैस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वन क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में, CO2 और O2 के बीच में संतुलन बनाकर रखते हैं। वह पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। और यह पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है, इस प्रदूषण को भी वन क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इसलिए वनों की अनवरत कटाई पर रोक लगानी चाहिए। यही कारण है कि जब ये हमारे लिए इतने लाभदायक है, इतने यूजफुल हैं, तो हमें इनकी जो अनवरत कटाई है, जो ज़रूरत से ज़्यादा कटाई है, उस कटाई पे क्या कर देना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, ताकि इनको बचा सके। यदि किसी कारणवश हमें वन काटने पड़े तो हमें पुनर्वन रोपण करना चाहिए। और यदि कोई ऐसा कारण होता है जिसके कारण हमें उनको काटना ही पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दोबारा से वन लगा देना चाहिए, ताकि वनों की कमी ना हो। जहाँ तक संभव हो हमें वन उत्पादों के स्थान पर अन्य उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अगर कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारा काम वन की जगह किसी दूसरे उत्पादन का प्रयोग करके अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। वनों का यूज़ कम से कम करना चाहिए।
हमें समझना चाहिए कि वन हमारी प्राकृतिक धरोहर है। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो वन है वो प्राकृतिक धरोहर है, जिस पर आगे जाने वाली पीढ़ी, इस जिस पर जो हमारी आगे जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। यानी कि ये जो वन है, इनका इनका यूज जो हम कर रहे हैं, जो हमारा इनके ऊपर अधिकार है, वो आगे आने वाली पीढ़ी जो है उनका भी अधिकार है। उनको भी वनों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि हमें इनकी ज़रूरत है। अतः हमें वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। यही कारण है कि हमें क्या करना चाहिए, वनों की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।